वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय विधायकगण, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रोमी साहनी जी, माननीय विधायक श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री अमीन कमन गिरी जी, योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, श्री सौरभ सिंह सोनो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी श्री वासुदेव मौर्य जी, नगर पालिका पलिया के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, नगर पालिका गोला के अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी, प्रमुख पलिया श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, प्रमुख निगासन श्री अमनदीप सिंह जी, नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी, हरप्रीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज लखीमपुर खीरी के पलिया, निघासन आदि क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के समाधान के उद्देश्य से आयोजित आज की सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पहलगांव में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया,
अराजकता से, दंगों से मुक्त किया। विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, उसी क्रम में मैं गत वर्ष यहां आया था। मुझे उस समय दुख हो रहा था जब मैं पलिया क्षेत्र में, निगासन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से जूझते हुए लोगों को देख रहा था। और तब मैंने रोमी साहनी जी को बोला था, तब मैंने शशांक वर्मा को भी कहा था, तब मैंने यहां पे प्रभात वर्मा जी को भी कहा था। मैंने कहा चिंता मत करिए, इसकी अस्थायी समाधान का रास्ता हम लोग निकालेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल शक्ति विभाग शारदा नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उसे चैनलाइज करने जा रहा है। किसान का खेत भी नहीं जाएगा, खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। हमेशा का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा 7 किलोमीटर का एक लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। मुझे अप्रैल प्रथम सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने इसीलिए उस समय कहा कि चलो पहले काम प्रारंभ करने दो। और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्य आज तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। उस समय यहां पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, प्रभारी मंत्री आए थे, रोमी साहनी जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण आए थे। और आज मुझे अच्छा लगा कि ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, सरकार जो पैसा खर्च करती है, ये सरकार के अपने पास का पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास का पैसा नहीं है, मंत्री के पास का पैसा नहीं है। यह पैसा है जनता जनार्दन का, टैक्स के द्वारा अर्जित पैसा। इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमारे सामने प्रस्ताव आया था 180 करोड़ रुपए की लागत से एक तटबंध बनाया जाए। तो मैंने कहा तटबंध से क्या होगा? कहा जमीन जाएगी किसानों की। तो मैंने कहा मिट्टी का तटबंध कितने दिन तक? शारदा नदी में 3 लाख क्यूसिक वाटर आएगा, कैसे वो मिट्टी का तटबंध रोक पाएगा? ये समस्या का समाधान नहीं। नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। और मुझे अच्छा लगा कि काम अब प्रारंभ हो चुका है। अब मेरा मानना है, मैंने कह दिया है 180 करोड़ रुपए का काम अगर मात्र 22 करोड़ में हो सकता है तो इस कार्य को हर हाल में 10 जून तक कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जब मानसून आएगी तो मानसून में पानी अब पलिया और निगासन की तरफ या लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं जाएगा। ये पानी सीधे बहते हुए आगे घाघरा नदी में, जब सरयू जी में, जब शारदा नदी में मिलती है तो आगे बढ़ते हुए कारवां आगे बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है। लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे, वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं।
अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, आज लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी में कोई सोचता था, आज से 7 साल पहले सपना था, आज ये हकीकत है। आज हम जा रहे हैं, अभी सोहेली नदी के ड्रेजिंग के कार्य को भी देखेंगे, जिसके बारे में रोमी जी कह रहे थे। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी है। यहां के माध्यम से पर्यटन की संभावना को आगे बढ़ने के लिए अभी हमारी एक बैठक होने जा रही है। मैंने पर्यटन मंत्री को भी और वन मंत्री को भी बुलाया है और लखीमपुर खीरी में भी एक एयरपोर्ट हो। एयरपोर्ट लखनऊ में ही क्यों होगा, एयरपोर्ट लखीमपुर खीरी में भी हो, इसके लिए हम लोग आए हैं आज देखने के लिए। लखीमपुर खीरी में यह भी काम होगा और इसके लिए हमने पैसा भी दिया है, लेकिन एयरपोर्ट सोहेली नदी से और अन्य जल प्लावन की स्थिति से बचे, आज उन कार्यों का भी हम निरीक्षण करने के लिए यहां पर आए हैं। और बहनों और भाइयों, आप तो जानते हैं डबल इंजन की सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में अन्नदाता किसान भी है, युवा भी है और देश की आधी आबादी हमारी बहन और बेटियां भी है। अन्नदाता किसान के कर्ज की माफी की शुरुआत से सरकार प्रारंभ हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है और अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि के साथ साथ गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में जो चिंता यहां के जनप्रतिनिधियों की है, बहनों और भाइयों, हमने तो पहले दिन से कहा है कि किसी को भी अन्नदाता किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा और हमने ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी है, बहनों और भाइयों, जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। लेकिन जो शेष 17 चीनी मिलें हैं, इन 17 चीनी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है, चीनी मिल तो हमारे पास है। अगर कोई बात बदमाशी करेगा, अभी तो हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट होगा, पहले किसान के पास जाएगा तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। और अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे और तब जाकर के फिर कोई और कार्य होने देंगे। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान हो या युवा, अभी मैं मंच पे देख रहा था, किसानों को डबल इंजन सरकार की सब्सिडी के तहत ट्रैक्टर और कृषि उपकरण वितरित किए जा रहे थे और साथ साथ एक तरफ अन्नदाता किसानों को यह सुविधा और दूसरी तरफ युवाओं के लिए सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त ऋण है।
ब्याज मुक्त ऋण, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था और बिना गारंटी के उनको ऋण उपलब्ध करा करके नया उद्यम स्थापित कर सकता है। यह सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत यहाँ के नौजवानों को भी वह ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर किया जा रहा था। और आपने ये भी देखा होगा कि महिला स्वयंसेवी समूह को धनराशि देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उन्हें लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर बिना भेदभाव के हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो लोग विकास नहीं चाहते, जो लोग विकास के विरोधी हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो युवा विरोधी हैं, जो अन्नदाता किसान के विरोधी हैं, जब इन्हें शासन करने का अवसर मिला था, इन्होंने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, युवाओं को प्लान करने के लिए मजबूर किया था और पेशेवर गुंडे और माफियाओं को बहन और बेटी और व्यापारियों के साथ सुरक्षा पर सेंध लगा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। युवा के सामने पहचान का संकट नहीं है। हमारे अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं कर सकता क्योंकि शासन उनके द्वार पर है, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और इसलिए हताश और निराश विपक्ष अब जाति के नाम पर समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने पर उतारू हो रखा है। आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे। तब तक सरकार चली गई उनकी और हमारी सरकार आई। हम लोगों ने फिर से कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर फिर से किया है। बहन और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बात के लिए कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपकी सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
ये जो अभियान चल रहा है, हमें बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान चाहिए। इस जैसे ही शारदा नदी में चैनलाइजिंग का के पूरा कार्य हो जाएगा, जैसे नदी को चैनलाइज करने में हमें मदद पूरी सफलता प्राप्त होगी, 400 गांव बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। 2.5 लाख की आबादी इससे राहत महसूस करेगी। 10,000 हेक्टेयर भूमि इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा रोमी साहनी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने लग करके इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने में सरकार की मदद की है। और आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार फिर से इस कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं। अक्षय तृतीया आने वाली है। 30 अप्रैल को भगवान परशुराम की पावन जयंती का दिन भी है। और अक्षय तृतीया तो हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र तिथि के रूप में मानी गई है।